हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आई पढ़ाई। आई होप आप सभी लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हो सभी सेशंस को। और मुझे भी इक्विवेलेंटली सेम मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के लिए रेगुलरली नए नए कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डालते हुए। तो आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी लोगों ने जब कभी भी एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन ये सब पढ़ा होगा, तो ये हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम के बारे में ज़रूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन फेस किया होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब पहली बार मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को देखा था तो मैं भी बड़ा एकदम से क्या कह सकते हैं, बहुत ही ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ, मतलब हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। और उसमें भी प्रॉब्लम भी इतना बढ़िया कि एक बार में तो समझ में ही नहीं आ रहा था, विजुअलाइजेशन ही नहीं हो रहा था। तो आई विल शो यू हाउ टू ड्रॉ द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, मतलब किस तरह से हॉर्स कार्ट को लेके आगे बढ़ता है, व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म बिहाइंड इट। तो देखो, इस तरह से एक हॉर्स कार्ट से कनेक्टेड है, पीछे से एक पर्सन इसको पुश कर हॉर्स को आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहा है। अब हॉर्स के चलने की टेंडेंसी देखना, जैसा कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जब भी हम चलते हैं तो ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं। हॉर्स ने ग्राउंड को पीछे पुश किया इस तरफ अपने पैर को बेंड करके। वो अपने सभी लेग्स से ग्राउंड को पुश कर रहा है। दिस इज पुश फोर्स ऑन ग्राउंड। तो ग्राउंड इसको रिएक्शन फोर्स देगा इस तरफ। दिस इज रिएक्शन फोर्स ऑन हॉर्स। हॉर्स पे रिएक्शन लगा। अब इसके अलावा और क्या क्या फोर्सेस होंगे, तो देखना, हॉर्स इस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो ये स्ट्रिंग को खींचेगा तो स्ट्रिंग इसे खींचेगी। तो स्ट्रिंग ने हॉर्स पे फोर्स लगाया ऐसा, ये स्ट्रिंग की वजह से फोर्स है ना। जब भी हम किसी थ्रेड को खींचते हैं, सोचो कि यहाँ पर एक थ्रेड है। अगर मैं इस थ्रेड को नीचे पुल करूँगा, ये मैंने फोर्स लगाया एफ बाय अस, हमने फोर्स लगाया थ्रेड पे। तो थ्रेड हम पे फोर्स कैसे लगाएगी, तो थ्रेड हम पे ऐसे फोर्स लगाएगी, और ये फोर्स होता है टेंशन फोर्स। तो जब कभी भी हम किसी ब्लॉक को एक थ्रेड से कनेक्ट करके उस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ना, जब भी हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ब्लॉक अपने वेट की वजह से नीचे की साइड जाना चाहेगा mg की वजह से, लेकिन उसको थ्रेड ने पकड़ रखा है तो थ्रेड को नीचे खींचेगा। तो थ्रेड इस ब्लॉक पे ऊपर की साइड रिएक्शन फोर्स लगाएगा, जिसको हम कहते हैं टेंशन फोर्स ऑफ द थ्रेड। तो हम जिस तरह से थ्रेड को खींचेंगे, थ्रेड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम पे फोर्स लगाएगा। तो ये हमने खींचा थ्रेड को, और ये थ्रेड ने हम पे फोर्स लगाया। दिस इज एक्शन एंड दिस इज रिएक्शन। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हॉर्स ने स्ट्रिंग को खींचा होगा, तो स्ट्रिंग ने हॉर्स पे फोर्स लगाया। तो ये क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ हॉर्स है। अब ट्रॉली का फ्री बॉडी डायग्राम, तो ट्रॉली को भी स्ट्रिंग ऐसे खींच रही होगी, ये स्ट्रिंग का फोर्स यहाँ पर भी लग रहा होगा, क्योंकि देखो स्ट्रिंग, हॉर्स हॉर्स जो है वो स्ट्रिंग को पुल कर रहा है और स्ट्रिंग ट्रॉली को पुल कर रही है। तो यहाँ पर अगर मैं इस हॉर्स का ओवरऑल डायग्राम देखूँ, सिर्फ हॉर्स और मैन का, हॉर्स और मैन के ओवरऑल डायग्राम को देखूँ, तो इस फोर्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ग्राउंड पे लग रहा है। अगर हम देखें तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कैंसल आउट हो गया, दिस सम बिकम्स ज़ीरो, एफ इन दोनों का सम ज़ीरो हो गया। तो अब हमारे पास बचा क्या, रिएक्शन फोर्स बचा, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फ्रिक्शन होगा, हॉर्स पे लगने वाला फ्रिक्शन, और ये कंपोनेंट नॉर्मल फोर्स होगा जो कि वेट को बैलेंस कर रहा होगा। तो इस पूरे सिस्टम को आगे कौन बढ़ा रहा है, ये फ्रिक्शन।
जैसे हमको आगे बढ़ाता है फ्रिक्शन, वैसे हॉर्स कार्ट को कौन आगे बढ़ाता है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन ड्यू टू ग्राउंड help horse to pull the cart. This is the very important concept. ठीक है, अगर आपने अपने स्कूल एग्ज़ाम्स में अपने किसी भी इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बना के इन सभी फोर्सेस को एक्सप्लेन करते हुए लिखा, तो आई एम श्योर यू विल गेट 100% मार्क्स। कोई भी आपके मार्क्स नहीं कट करेगा, क्योंकि यही इसका परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है विद फोर्स। अब मान लो इसी इक्वेशन को हम ऐसे पूछें कि दिस हॉर्स कार्ट सिस्टम इज़ इन स्पेस, है ना, ये स्पेस में है। स्पेस में खड़े रहने के लिए किसी ग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी बहुत कम है, नेग्लिजिबल ग्रेविटी है, आराम से हम फ्लोट कर सकते हैं। तो हॉर्स कार्ट सिस्टम इज़ फ्लोटिंग। अब मान लो हॉर्स की आदत है भाई खींचने की, तो अब वो फिर से हॉर्स चलना चाहेगा ग्राउंड को पुश करके। तो ग्राउंड तो है नहीं, तो वो अपने पैरों को किस चीज़ से पुश करेगा? किसी चीज़ से नहीं। भागने के लिए वो, जैसे हम स्विमिंग पूल में अपने हाथ पैर मारते हैं, वैसे ही अपने पैर मारेगा हवा में। हवा में पैर मारने से इसको कोई रिएक्शन फोर्स नहीं मिलेगा। देयर इज़ नो रिएक्शन, रिएक्शन इज़ ज़ीरो। अब मान लो उसने अपनी गर्दन को आगे पीछे, इस नेक को आगे पीछे खींच के टेंशन क्रिएट भी कर दिया, यहाँ पे स्ट्रिंग खिंच भी गई मान लो, तो यहाँ पर भी उतना ही रिएक्शन टी आ जाएगा। एक्शन रिएक्शन ऑन बोथ द एंड्स विल कैंसिल आउट। इसका सम तो पहले भी ज़ीरो था, अब भी ज़ीरो है, तो नेट फोर्स इन दिस केस इज ज़ीरो। तो हॉर्स कैन नॉट पुल द कार्ट। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर क्योंकि उसको रिएक्शन फोर्स ही तो था जो कार्ट को खींचने में हेल्प कर रहा था। ये देखो, रिएक्शन फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि फ्रिक्शन है, वही इसको खींचने में, पुल करने में हेल्प कर रहा था। जैसे ही हमने नीचे ग्राउंड हटाया, इसको रिएक्शन फोर्स ही नहीं मिला और ये इसको पुल नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अगर ऐसा कहा जाए कि ये हॉर्स कार्ट सिस्टम एकदम स्मूथ सरफेस पे विदाउट एनी फ्रिक्शन, ऐसी सरफेस पे आ जाए जहाँ पे कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? अगेन जहाँ फ्रिक्शन नहीं है वहाँ पे इसको रिएक्शन फोर्स का वो फॉरवर्ड कंपोनेंट नहीं मिलेगा जो कि फ्रिक्शन देता था, और अगर वो नहीं मिलेगा तो अगेन इट विल नॉट एबल टू पुल द कार्ट। सो आई विल राइट इट हियर सिमिलरली, हॉर्स will not able to pull the cart on frictionless smooth surface. Because only friction is helping the horse to move ahead. यही तो इसको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है। If friction is not present here, then horse will not move ahead. क्योंकि उसको आगे बढ़ने के लिए कोई तो फोर्स चाहिए ना, कोई तो चीज़ होनी चाहिए जो इसको आगे बढ़ा सके। If there is no force, he will not be able to move ahead. This is the concept which we discussed in our last session, जो कि इससे जस्ट पहले वाला वीडियो है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको इसकी क्लैरिटी, इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से आएगी। और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो जेई मेंस, जेई एडवांस, स्कूल एग्ज़ाम्स हर कहीं पूछा जाता है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे अब हम बढ़ते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ पुश एंड पुल ऑन द रफ सरफेस।
आई एम 100% श्योर आप सभी लोगों ने ये तो पढ़ा ही होगा कि सॉरी, पुल इज ईजियर देन पुश। है ना, ये सब ने पढ़ा होगा। हाँ, पुल करना पुश करने से ज़्यादा इजी होता है, बट दिस लाइन इज़ इनकम्प्लीट एंड आई विल शो यू हाउ, कैसे ये होता है। तो देखते हैं, देखो कैसे होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज़ द डायग्राम हियर। दो बच्चे एक बॉक्स को पुश कर रहे हैं, आगे वाला पुल कर रहा है और पीछे वाला पुश कर रहा है, एंड बोथ आर इक्विवेलेंटली हैप्पी। दोनों एकदम खुश हैं क्योंकि यहाँ पे पुश और पुल दोनों एकदम सेम है, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर पुश करने वाला बच्चा इसको 10 न्यूटन से पुश कर पा रहा है तो पुल करने वाला बच्चा भी 10 न्यूटन से ही पुल कर पा रहा है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्यों ऐसा है तो वो एक्सप्लेन करता हूँ बाय सिंपली फ्री बॉडी डायग्राम। देखो, जहाँ हम नॉर्मल फोर्स, mg, ये सब चीज़ें एकदम रिप्रेजेंट करेंगे अच्छे से, वहाँ हमें पक्का आराम से पता चल जाएगा व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। मान लेते हैं कि ये इसको पुश करने वाली कंडीशन के लिए हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम इसे ऐसे फोर्स लगाएंगे, अप्लाइड फोर्स फॉर पुश। अब ये ग्राउंड पे स्लाइड करे, इसके लिए हमारा जो पुश फोर्स है F push must be greater than F limiting। हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो ही हम इसे अपनी जगह से मूव करा सकते हैं, क्योंकि जब तक हम लिमिटिंग से कम होंगे फ्रिक्शन हमें हर वैल्यू के लिए रोक देगा, लेकिन लिमिटिंग से ज़्यादा होंगे तो वो रोक ही नहीं पाएगा। अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है, सी माई फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो in the same link, same channel, you will see the practical approach कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे पुश और पुल इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पुश को ज़्यादा होना पड़ेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है ये भी मैंने आपको अपने वीडियो में बताया है। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एस इंटू एन। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन इन दिस डायग्राम? वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो नॉर्मल फोर्स और mg बैलेंस्ड है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इट इज़ नॉट इन मोशन, दिस इज इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो यहाँ से अगर मैं अपने पुश फोर्स को डिफाइन करूँ तो वो कितना आना चाहिए? इट इज़ ग्रेटर देन म्यू एस इंटू एम जी। ये तो हो गया भाई पुश की बात। इस बच्चे ने कम से कम इतना फोर्स लगाया होगा कि म्यू एस एम जी से वो बड़ा हो। अब मैं पुल की बात करता हूँ, तो अगेन आई विल राइट पुल इज़ ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर से वही होगा। अगेन द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ म्यू एस इंटू एन, एंड इफ आई पुट द वैल्यू हियर इट विल greater than mu s n, and n is equals to mg, so this boy also requires the same value mu s mg। तो चाहे पुल करो चाहे पुश करो, इन दिस केस दे बोथ आर इक्विवेलेंट। पुश करने वाला बच्चा भी उतना ही खुश होगा जितना पुल करने वाला स्टूडेंट। तो भाई यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई? फिर हमने तो ये पढ़ा है कि पुल इज़ ईजियर देन पुश, तो ये दोनों इक्वल कैसे हो गए? तो एक बात याद रखना कि हॉरिजॉन्टली पुश करो या हॉरिजॉन्टली पुल करो, इट विल रिक्वायर सेम फोर्स। ओके, यहाँ पर ये सेम फोर्स लगेगा, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे हमारे इस अगले एक्सप्लेनेशन में, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस केस में पुल ईजियर होता है। तो देखो यहाँ पर इन दिस केस, इन दिस वीडियो यू विल सी कि पुश और पुल को कैसे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे
आई होप सभी लोगों ने पुरानी मूवीज़ में कभी ये देखा होगा कि इस तरह से भी रिक्शाज चलते हैं। और ये जो रिक्शा वाले होते हैं ना, ये अपने रिक्शा को पुल करने के लिए, खींचने के लिए थोड़ा सा इंक्लाइन रखते हैं, इसको ऊपर की साइड इंक्लिनेशन में रखते हैं फॉर पुलिंग द ट्रॉली। अगर मैं इसको इंक्लिनेशन पे ऐसे रखूँगा तो क्या मेरा फोर्स होगा? फोर्स का कंपोनेंट ये देखो, यहाँ पर मैं इसको कलर चेंज करके बताता हूँ, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आएगा। यहाँ पर मेरा फोर्स है F, और इस फोर्स के अब मैं दो कंपोनेंट करूँगा। इस फोर्स के दो कंपोनेंट करता हूँ। यहाँ पे कलर को थोड़ा और अच्छा ब्राइट ले लेते हैं, ये वाला ठीक है, नहीं, लेट अस टेक दिस कलर। अब ठीक है। ये फोर्स का एक कंपोनेंट होगा इधर Fx, x डायरेक्शन में आएगा, और फोर्स का एक कंपोनेंट होगा इधर जो कि y डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पर हम इसके वेट को mg को ड्रॉ करेंगे, और इसके पीछे की साइड इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा जो कि इसको पुल करने से रोकेगा। तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। तो अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो कैसे मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूं? देखो इक्वेशन को, अच्छा एक और फोर्स जो हम यहाँ पे लगाएंगे वो होगा नॉर्मल फोर्स N। तो देखो इक्वेशंस क्या होंगी इस ट्रॉली को पुल करते हुए। वर्टिकल डायरेक्शन में N प्लस Fy is equals to mg. In vertical direction we have two forces N and Fy which is balancing the weight mg क्योंकि रिक्शा is on horizontal surface, and our force Fx must be greater than or equal to limiting friction। हमारा जो फोर्स x डायरेक्शन में है ना, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखो अब Fx की वैल्यू क्या हो जाएगी? Fx इज़ म्यू s इंटू एन, एंड Fx इज़ greater than or equal to mu s, और from the first equation I will write n is mg minus Fy। तो देख रहे हो यहाँ पर जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमारा जो कि फोर्स आ रहा था वो था हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जो कि हमने अभी पिछले स्लाइड पे पूरा किया, वो था F इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एस एम जी। और अब जो फोर्स आ रहा है वो म्यू एस एम जी माइनस एफ वाई आ रहा है, मतलब पहले से कम आ रहा है। तो अगर मैं इंक्लाइंड पुल करूँगा ना, इफ़ आई पुल स्लाइटली इंक्लाइंड अबव, तो मैं कम फोर्स से पुल कर पाऊँगा, ईजीली पुल कर पाऊँगा, ईजीली खींच पाऊँगा। अगर यही चीज़ मैं यहाँ नेक्स्ट डायग्राम पुश में देखूँ तो देखो इंक्लाइंड पुश किया है यहाँ पर, ये ऐसे ऊपर से धक्का मार रहे हैं ना, ऊपर से नीचे की साइड पुश किया। इस पुश करने में इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली Fx बन जाएगा और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में Fy बन जाएगा। इस तरह से इसका फ्री बॉडी डायग्राम होगा। अब देखो vertically upward on the box it is normal force, downward direction we have mg. So what are the two forces downward? It is mg plus Fy, जो कि बैलेंस कर रहे हैं नॉर्मल फोर्स को। दो फोर्स कौन कौन से? Fy और mg। पुश करते हुए हमने इंक्लाइन डाउनवर्ड पुश किया है, पुश करते हुए हमारा फोर्स y डायरेक्शन में Fy है, mg है। और अगर मैं यहाँ पर x डायरेक्शन के फोर्स को लिखूँ तो ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन आना चाहिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूँगा तो म्यू एस इंटू एन आ जाएगा, और यहाँ से मेरे पास Fx की वैल्यू आएगी म्यू एस इंटू एम जी प्लस Fy। और अब आप देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल वाले केस से ये बड़ा है,
पहले हॉरिजॉन्टली पुश करने में या पुल करने में लग रहा था सिर्फ म्यू एस एम जी। इंक्लाइंड पुल करूँगा, ये इंक्लाइंड पुल है, थोड़ा सा उठा के ऊपर की साइड फिर पुल करूँगा तो मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। और नीचे की साइड इंक्लाइंड पुश किया, इंक्लाइंड पुश डाउनवर्ड, इंक्लाइंड डाउनवर्ड पुश, तो ऐसे में मुझे ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो अब हमेशा ये बात याद रखना कि पुश और पुल हॉरिजॉन्टली अगर किया जाए तो इट इज़ इक्वल, एंड इफ़ पुश एंड पुल इंक्लाइंड अप किया जा रहा है, पुल इंक्लाइंड अप करोगे तो इट विल टेक लेस एफर्ट, ऊपर की साइड खींच के फिर पुल किया जाए तो बहुत आसानी से पुल होता है। नीचे की साइड धक्का मारते हुए पुश करोगे तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड पुश एंड पुल। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ा आया होगा। और अगर आपको बहुत मज़ा आया है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो प्लीज़ like the video, share the video so that I will get motivated. Thank you so much. See you all in our next learning session soon.